और लखनऊ से खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन आज सुबह हो गया है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। टंडन के किडनी और लीवर में इंफेक्शन था। लखनऊ से सांसद रह चुके हैं लालजी टंडन। उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। आशुतोष टंडन यूपी सरकार में मंत्री हैं। सुबह 5:35 पर लालजी टंडन ने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली और सुबह 7:04 पर उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लिखा, बाबूजी नहीं रहे। और ये शोक समाचार मिलते ही तमाम बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही सीएम योगी ने लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन से फोन पर भी बातचीत की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। अंतिम सांसें उन्होंने 5:35 पर ली। अंतिम दर्शन प्रातः सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होंगे। हजरतगंज के त्रिलोकनाथ रोड पर अंतिम दर्शन का कार्यक्रम तय किया गया है। दोपहर 12 बजे से सोंधी टोला चौक में अंतिम दर्शन कर पाएंगे। शाम 4:30 बजे लालजी टंडन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अंतिम संस्कार से पहले उनकी पार्थिव देह को आखिरी दर्शनों के लिए रखा जाएगा। और आज सुबह ये दुखद खबर मिली, ये दुखद जानकारी मिली कि लालजी टंडन अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबे समय से वो बीमार थे और मेदांता अस्पताल में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें एडमिट कराया गया था। अंतिम दर्शन का जो कार्यक्रम है वो हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। शाम 4:30 बजे लालजी टंडन का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लालजी टंडन के अगर सियासी सफर पर नजर डालें तो 1960 में उन्होंने अपने पॉलिटिकल सफर की शुरुआत की थी। शुरुआती जीवन से ही वो आरएसएस से जुड़ गए थे। यूपी विधान परिषद के 2 बार वो सदस्य रहे। इसके साथ ही 1978 से 84 तक यूपी विधान परिषद के नेता सदन रहे। 1990 से 96 तक यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे। 1996 से 2009 तक वो लगातार 3 बार विधायक चुने गए। 2003 से 2007 तक यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। कल्याण सिंह की सरकार में नगर विकास मंत्रालय का जिम्मा संभाला और 2009 में लखनऊ के सांसद चुने गए लालजी टंडन। 2018 में उन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया और फिर 2019 में 20 जुलाई 2019 में वो मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए। तो शुरुआती जीवन में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर ली थी। पार्षद चुने गए, विधायक रहे, सांसद रहे, फिर गवर्नर बनाए गए। यानी कि लखनऊ से दिल्ली तक का सफर उन्होंने तय किया और न सिर्फ अपने राजनीतिक व्यक्तित्व में बल्कि अपने उनके निधन की खबर के बाद जहां शोक की लहर है, क्योंकि बहुत सहजता से लोगों से मिलते थे। यूपी में 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे लालजी टंडन। कई बार मंत्री भी रह चुके थे और आप ट्वीट भी देख सकते हैं। सीएमओ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी के टंडन के निधन से हमने एक दिग्गज नेता को खो दिया है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। लालजी टंडन संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। इस बात का जिक्र अपने ट्वीट पर उन्होंने किया। अटल जी के साथ लंबे और करीबी संबंध का आनंद लिया। दुख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार, शुभचिंतकों को मेरी संवेदना शांति। तो ये प्रधानमंत्री का ट्वीट जो उन्होंने लालजी टंडन के निधन पर किया है, शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। प्रयासों के लिए याद किया जाएगा, ये जिक्र भी किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक प्रभावी प्रशासक के रूप में जो उनकी भूमिका है उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और
गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। एक जनसेवक के रूप में श्री लालजी टंडन ने भारतीय राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है। उनका निधन देश और भाजपा के लिए एक अपूर्ण क्षति है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। तो ये अमित शाह का ट्वीट उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए। एक जनसेवक के रूप में श्री लालजी टंडन ने जो कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं और मुख्यमंत्री योगी ने भी ट्वीट कर शोक जताया। लालजी टंडन के निधन की खबर सुनकर शोक हुआ है। उनके निधन से देश ने एक लोकप्रिय जन नेता, योग्य प्रशासक एवं प्रखर समाज सेवी को खोया है। वो लखनऊ के प्राण थे। टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। तो शोक संवेदनाएं यहां पर व्यक्त की गई मुख्यमंत्री योगी की तरफ से और लगातार ट्वीट कर भी किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं उत्तर प्रदेश के कद्दावर शख्सियत श्री लालजी टंडन के निधन का समाचार बहुत पीड़ादायक है। टंडन जी के साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का अवसर मिला। उनका लंबा सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा में समर्पित रहा और उन्होंने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी है। स्वभाव से बेहद मिलनसार टंडन जी कार्यकर्ताओं के बीच भी बेहद लोकप्रिय थे। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य कराए उसकी सराहना आज भी लखनऊ और यूपी के लोग करते हैं। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया। मध्य प्रदेश के गवर्नर और यूपी में कई बार वरिष्ठ मंत्री रहे श्री लालजी टंडन, जो काफी सामाजिक, मिलनसार और संस्कारी व्यक्ति थे, उनका इलाज के दौरान आज निधन हो गया। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर लालजी के निधन पर शोक जाहिर किया है। अपने ट्वीट में लिखा, महामहिम राज्यपाल श्री लालजी टंडन के दुखद निधन के समाचार सुनकर बेहद दुख हुआ है। भाजपा संघ की सेवा भावी चरित्र की पीढ़ी अब समाप्त होती जा रही है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। टंडन जी के परिवारजनों को मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ट्वीट, श्री लालजी टंडन के निधन के बारे में सुनकर मैं व्यथित हूं। एक स्टालवॉर्ड बाबूजी ने कई युवाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद की, हमें अपनी वैचारिक यात्रा पर धीरे से मार्गदर्शन दिया। और लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, जो दुखद समाचार आज सुबह मिला है, अब क्या जानकारी मिल रही है अंतिम संस्कार के कार्यक्रम की और आखिरी दर्शन कार्यक्रम की? देखिए, जैसे लग रहा है कि प्रकृति भी इस दुखद समाचार को सुनने के बाद व्यथित है। लखनऊ में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। मेदांता का जो लखनऊ का यूनिट है, न्यूज़ 18 की टीम वहां पर खड़ी हुई है। पिछले 11 जून से यहीं पर इलाज इसी अस्पताल में जो है चल रहा था उनका। शुरुआती दिनों में जो शिकायत आई थी वो पेट के अंदर रक्तस्राव की आई थी। उसके बाद फिर उनको यहाँ शिफ्ट कराया गया था। 13 जून को फाइनली उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान भी रक्तस्राव ज़्यादा हुआ था। बाद में डॉक्टरों ने तमाम जो चिकित्सीय व्यवस्था होती है उसको सुचारू की थी। क्योंकि मेदांता सुपर स्पेशलिटी एक हॉस्पिटल है और यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम है, लेकिन तमाम कवायदों के बाद भी जो चीज़ें आगे आने वाले दिनों में रहीं वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। कहीं ना कहीं से साफ तौर से उनकी तबीयत ख़राब होती रही। बाद के दिनों में वो वेंटिलेटर पर चले गए। वेंटिलेटर के जाने के बाद उनको न सिर्फ लीवर में बल्कि उनको किडनी और तमाम हृदय संबंधी और ब्लड प्रेशर और मधुमेह यानी कि जो है तमाम डिजीज़ की दिक्कतें और परेशानी आने लगी। फाइनली वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही वो 11 तारीख से लगातार रहे। हालांकि बीच में उनकी तबीयत सही होने की बात भी मेदांता की तरफ से ऑफिशियली कही गई। फिलहाल साफ तौर से आप देखें तो मेदांता के गेट पर लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि कोरोना के मद्देनज़र साफ तौर से उनके पुत्र आशुतोष टंडन की तरफ से एक अपील जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि लोग जो सरकार की तरफ
तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उसका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि उस गाइडलाइन को बिना ध्यान में रखने की वजह से दिक्कत और परेशानी आ सकती है। लेकिन क्योंकि वो इतने लोकप्रिय नेता थे और ख़ासतौर से लखनऊ की साझी विरासत के वो सबसे बड़े अलंबरदार थे, और ख़ासतौर से जब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ उसके बाद तमाम विरासत उन्हीं लखनऊ से बिहार के राज्यपाल रहे, मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो ऐसे में एक लंबा जो राजनीतिक जीवन था, एक पार्षद से लेकर के राज्यपाल बनने तक का जो पूरा सफर था वो आज खत्म हो गया। और क्योंकि उनका ताल्लुक पुराने लखनऊ से था तो पुराने लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का उनसे बड़ा कोई नेता नहीं रहा। खासतौर से उन तमाम लोग उनकी होली को याद करते हैं, उनके द्वारा जो चौक में एक जो है पूरी होली खेली जाती थी उसको सब लोग हमेशा मिस करेंगे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, तमाम धर्म और मजहब और संप्रदाय के लोग इस होली में आया करते थे। तो ऐसे में जो तमाम यादें हैं, जो विरासत, साझी विरासत की यादें हैं, वो तमाम लखनऊ के लोग उसको याद कर रहे हैं। फाइनली जो शेड्यूल तय किया गया है, कुछ देर बाद उनका पार्थिव शरीर गेट नंबर 1 पे फिलहाल न्यूज़ 18 की टीम है, मैं कैमरा पैन कराऊंगा। गेट नंबर 2 जो है, जो एग्जिट द्वार है, वहां से उनके पार्थिव शरीर को लेकर के जाया जाएगा। हजरतगंज में जो उनकी पुराना आवास है, पुरानी जो कोठी है, वहां पर 12 बजे तक रखा जाएगा। फिर उनका जो पैतृक आवास है चौक में, वहां पर 4 बजे तक रहेंगे और 4:30 बजे वहीं पर गोमती नदी के किनारे ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुल मिलाकर के जो एक जो है जीवन दर्शन लालजी टंडन ने जो है न सिर्फ लखनऊ के लोगों को बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को दिया, वो तमाम लोग याद करेंगे। उनके संघर्ष की कहानी की एक आम लड़का जो कि चौक की गलियों से निकलता है और संघर्ष करते करते कहाँ तक का सफर तय करता है, कितना लंबा राजनीतिक जीवन वो जो है झेलता है। इमरजेंसी के पीरियड में लालजी टंडन जो है इमरजेंसी को भी उन्होंने देखा, और जो तमाम उस समय के लोगों ने दुख और तमाम जो पीड़ाएं झेली थी वो भी लालजी टंडन ने झेली थी। तो ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं, आज वो चिराग बुझ गया और लखनऊ के जो मेदांता में है, मेदांता में उन्होंने सुबह 5:35 पर अंतिम सांस ली है। तो ऐसे में जितने भी देश के जाने माने राजनीतिक परिवार हो या दूसरे जो लोग हैं, वो तमाम लोग ट्वीट करके तमाम पूरी घटना पर शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे में भीड़ यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, वरना लालजी टंडन जितने लोकप्रिय थे, आप मान के चलिए कि इस मेदांता में अब तक तिल रखने की जगह नहीं होती। अब क्योंकि उनके पुत्र की तरफ से इस तरह की अपील भी की गई है कि तमाम लोग शासकीय और राजकीय जो गाइडलाइन है उसका पालन जरूर करें। तो फिलहाल अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है कि ऑफिशियली यहाँ से उनका पार्थिव शरीर। जी, बहुत शुक्रिया आपका अलाउद्दीन इस जानकारी के लिए। अलाउद्दीन मेदांता अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां लालजी टंडन का सुबह निधन हुआ है। उन्होंने अंतिम सांसें ली है लगभग करीब 5:30 बजे, और 7:04 पर उनके बेटे आशुतोष टंडन ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है कि बाबूजी नहीं रहे। उसके बाद से लगातार ही हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर भी चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, शोक संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां विजयनगर इलाके में अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। 2 दिन पहले छेड़खानी के एक मामले को लेकर हुए विवाद के बाद पत्रकार ने कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत की थी और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन यहां हमलावर को देखकर आप समझ सकते हैं कि उन्हें जरा भी खौफ नहीं है, डर नहीं है। सरेराह वो पत्रकार पर हमला कर देते हैं, क्योंकि पत्रकार ने शिकायत की थी छेड़खानी मामले को लेकर, जिसमें पुलिस ने एक गिरफ्तारी भी की थी। और पत्रकार पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो अपनी वो बेटी के साथ मार्केट जा रहे थे। और अमित राणा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, क्या कह रही है पुलिस अब? अपर्णा, आपको बताना चाहूंगा, यह पहला मामला नहीं है गाजियाबाद में जब पत्रकारों पे इस तरीके से हमला हुआ है। 2 साल पहले भी अनुज चौधरी नामक पत्रकार को उनके ही घर के बाहर 4 गोलियां मारी गई थी, तब भी पुलिस ऐसे ही मूक दर्शक बनी रही थी। वजह यही है कि पत्रकार के ऊपर जब भी कोई बात आती है तो पुलिस मूक दर्शक बन जाती है। यही मामला देखने को मिला पत्रकार विक्रम जोशी के मामले में। उनकी भांजी के साथ छेड़छाड़ की जाती है। आस पड़ोस के ही कुछ लड़के थे जिनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा भी लिखवाया, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जब उनके ऊपर मुकदमा लिखने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनके हौसले इतने बुलंद हुए कि उन्होंने कहा कि अब हम तुम्हें पत्रकार बनाएंगे। नतीजन ये रहा कि कल देर रात जब वो अपनी छोटी बेटी के साथ बाइक से सवार होकर बाजार की
की तरफ जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें रोका, उनके साथ मारपीट की और उनके सिर में गोली मारकर मौके से फरार हो गए। हालांकि मामले की इतिश्री करने के लिए पुलिस ने अब एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी इस बात को कह चुके हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन पत्रकारों की किसी भी शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। जब इतनी बड़ी दुर्घटना किसी पत्रकार के साथ हो जाती है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई के नाम पर गिरफ्तारी करती है और जांच की बात भी कहती है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मेरठ की, जहां एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की मेरठ यूनिट और मेरठ पुलिस ने मिलकर यह गिरफ्तारी की है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से सम्राट नाम का यह बदमाश घायल हो गया। इससे पिस्टल और लूटी गई मोटरसाइकिल भी मिली है। मेरठ के मवाना इलाके में इसकी गिरफ्तारी हुई। मथुरा के सदर बाजार में इसने बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस पर 50,000 का इनाम था और मेरठ की एसटीएफ यूनिट और मेरठ पुलिस ने इसे मिलकर गिरफ्तार किया है। तो 50,000 का इनामी संदीप सम्राट गिरफ्तार हुआ है और इसके पास से एक अवैध तमंचा भी मिला है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से जख्मी हुआ सम्राट। इस पर 50,000 का इनाम था। नोएडा के थाना कासना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश जख्मी हो गया, जबकि दूसरा वहां से भाग निकला, लेकिन पुलिस की सख्ती से बच नहीं पाया और फिर दूसरे बदमाश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दो तस्वीरों के जरिए समझिए। पुलिस से पहले मुठभेड़ होती है जिसमें एक बदमाश जख्मी हो जाता है, जबकि दूसरा वहां से भाग निकलता है, लेकिन पुलिस छानबीन जारी रखती है और कुछ ही देर बाद दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लेती है। कासना की पुलिस से चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उसका नाम देव प्रकाश उर्फ देवा है, संभल का रहने वाला है। उसके विरुद्ध कई मुकदमे पहले से पंजीकृत है। उसका दूसरा साथी भी प्रमोद पकड़ा गया है, वो भी संभल का रहने वाला है। चोरी की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। वहीं वेस्टर्न यूपी के कुख्यात वाहन चोर से मेरठ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है। थाना प्रतापपुर क्षेत्र के खरकोदा रोड पर यह मुठभेड़ हुई। राहुल काला पुलिस की गोली से घायल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में 1.5 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। थाना सदर बाजार की टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में राहुल काला का नाम भी शामिल है। घायल हिस्ट्री शीटर से अवैध हथियार और मोटरसाइकिल मिली है। वहीं पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील में प्रकृति ने जमकर तांडव मचाया है। आलम यह है कि गैला गांव में भारी मलबे की चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। गैला में 3 मकान पूरी तरह मलबे से पट गए। वहीं तांगा गांव में 5 घर पूरी तरह से मलबे से पटे हैं। यहां 11 लोग मलबे में दबे हैं, जिनके बचे होने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। तांगा गांव पहुंच पाना भी खासा मुश्किल हो रहा है। इस इलाके को जोड़ने वाले सभी रास्ते पूरी तरह जमींदोज हो गए हैं। डीडीहाट एसडीआरएफ की टीम ही घटनास्थल तक पहुंच पाई है। वहीं मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। बंगापानी से आगे सड़क पूरी तरह गायब है। जौलजीबी मुंसियारी सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा। बीआरओ को लेकर भी जो वहां के लोग हैं उनमें खासी नाराजगी है। सड़क से मलबा हटाने के लिए बीआरओ के पास एक जेसीबी मशीन तक नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह यहां पर कुदरत का कहर बरपा है। आप देख सकते हैं नदियों में जो पानी है वो बहुत तेज बहाव के साथ बह रहा है और लोग यहां पर खुद ही एक दूसरे की मदद करने में या रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। मलबे में 11 लोग दबे हुए हैं और जिनको निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, जिस कारण लोक निर्माण विभाग के पास एक जेसीबी तक यहां पर नहीं है। वहीं मुंबई के पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस में मौजूद सलमान खान आजकल खेती बाड़ी में जमकर हाथ आजमा रहे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें, वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें उन्हें खेती करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में सलमान के साथ कई और लोग भी मौजूद हैं जो खेती के काम में उनकी मदद कर रहे हैं। सलमान यहाँ पर धान रोपते हुए दिखाई दे रहे हैं और धान रोपने के बाद देखिए किस तरह से वो वहां बह रहे पानी से अपने पैर धोते हैं, जिनमें मिट्टी लगी हुई है, अपना चेहरा धोते हैं,
हाथ पैर धोते हैं। और एक और तस्वीर जहां ये कल वीडियो सामने आया था, जब सलमान खान खेत में ट्रैक्टर चला रहे थे, जुताई कर रहे थे, तो सुल्तान किस तरह किसान बना हुआ है, अपने इस अंदाज को खुद अपने फैंस के साथ सलमान खान शेयर कर रहे हैं। देखिए यहां पर कुछ और लोग भी उनके साथ मौजूद हैं और यहां वो धान रोपाई का काम कर रहे हैं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।